अक्सर युवाओं को मेहनत से दूर भागते आपने देखा होगा और आपने अक्सर एक चीज़ और सुनी होगी कि खेती एक नुकसान का काम है, क्योंकि हर दिन आप लोग धरने प्रदर्शन या कुछ और देखते हैं। हर दिन किसानों की आत्महत्या वगैरह दिखते रहते हैं, लेकिन वहीं से कुछ युवा आजकल ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर टेक्निक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका कारण क्या है? बहुत फ़ायदा है या मेहनत है या फिर इंस्पिरेशन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि जब भी आपने देखा है किसान को अक्सर रोते हुए देखा है, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ एक ऐसे किसान की जो अपने काम को छोड़कर अपने आर्किटेक्चर के जो प्लेटफॉर्म है उसको छोड़कर खेती पर शिफ्ट हुआ है और आज बहुत खुश है। बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं पहले परिचय दे देता हूँ। विशाल नाम है इनका और आगे की जानकारी इन्हीं से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो विशाल जी, आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है, जी। तो आर्किटेक्चर छोड़ के खेती में आने का कारण क्या है? सर जैसे मैं आर्किटेक्चर जैसे 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन जिस टाइम चल रहा था तो जिस टाइम मैं घर पे रहा तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर जो शहद मिल रहा है उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, और जो हम जो शहद निकालते हैं जो शुद्ध शहद है और उन दोनों में डिफरेंस दिखा हमें। तो उसे देख करके मुझे लगा कि लोगों के पास शुद्ध शहद ही पहुंचाना चाहिए। उसके लिए हमने ये प्रारंभ किया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई पे पैसा बहुत लगता है और वो पैसा लगा के अचानक शिफ्ट होना, आपने ये तो बताया कि शहद प्योर नहीं था, लेकिन उस पढ़ाई को छोड़ना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि जहाँ हम 5 साल लगा देते हैं हमारी आस्था जुड़ जाती है वहाँ से। उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे आर्किटेक्चर मैंने 5 साल की उसके बाद मैंने मास्टर्स भी की है वो अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर। तो वहाँ वो चीज़ें करने के बाद मुझे समझ आया कि लोगों ने अभी अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं उनके साथ काफ़ी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो सबसे पहले हमने उसी चीज़ को ऊपर विचार किया और इसके रिगार्डिंग ही हमने सारा का सारा स्टार्टअप और ये चीज़ें स्टार्ट की हैं और हम शुद्ध शहद प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। खेती में अक्सर आपने किसानों को रोते हुए देखा, लेकिन आज खेती के हालात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो खेती है वो एक इंडस्ट्री का रूप ले रही है। पहले खेती सिर्फ किसान करते थे, आज युवा आ रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले लोग ऐसे खेती के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, प्रोडक्शन के ऊपर भी और क्वालिटी के ऊपर भी। तो जैसे हमने इसी के लिए ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करना, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम धीरे-धीरे ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर भी आ रहे हैं। जैसे हम जो शहद निकालते हैं, वो भी रॉ हनी के अंदर निकालते हैं, जो कि अलग-अलग फूलों के हिसाब से अलग-अलग तरह का शहद निकलता है। तो लोगों को भी काफ़ी सारी जानकारी का अभाव है। तो सबसे पहले उनको जानकारी भी दे रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में बता भी रहे हैं और उनको आगे-आगे प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। मैं बात करूँ हनी की या फिर किसी जैसे तेल है या फिर कुछ गुड़ वगैरह है, ये सारे ऑर्गेनिक में आ गए। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जो चीज़ें थी वो मिलावट की थी और एक इंडस्ट्री, सिर्फ कृषि ऐसी इंडस्ट्री बची हुई थी जिस पे बिजनेसमैन फोकस नहीं करता था। आज बिजनेसमैन भी इस पर फोकस कर रहा है। तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में कितना कंपटीशन इसमें हो जाएगा? सर धीरे-धीरे लोगों का रुझान इस तरफ काफ़ी बढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे-आगे रुझान और ही बढ़ेगा, क्योंकि खाना इंसान कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो खाना तो आगे खाएगा ही खाएगा, तो जैसा वो खाएगा वैसा वो बनेगा। तो काफ़ी लोगों ने, जैसे अभी कोरोना टाइम में महामारी चली थी पूरी की पूरी, तो उस टाइम लोगों को समझ आया कि पैदावार क्या होती है, कैसे होती है, उसका इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रुझान आया। और वो आने के बाद अभी वो चीज़ें देखते हैं। पहले उन्हें ये तक नहीं पता था कि दूध निकलता कैसे है, फसल कैसे पैदा होती है। तो जिस टाइम लोग शहरों से गाँवों की तरफ आए, पहले ऐसे उल्टा होता था, लोग रोजगार पाने के लिए शहरों की तरफ आते, लेकिन अभी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। लोग वापस गाँव में आना स्टार्ट कर दिया है। लोग बड़ी-बड़ी एमएनसी छोड़ के ये काम कर रहे हैं। जैसे मैं खुद आर्किटेक्चर का, अपनी प्लानिंग का काम छोड़ करके इसमें आया हूँ। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या खाएँ, हम क्या करेंगे, तो सब चीज़ें अभी वापस अर्बन टू रूरल आ गई हैं। जब आप कोविड के दौरान इस फील्ड में आए, तो क्या लगा था कि आगे इसी फील्ड में काम करना है या सिर्फ कुछ दिन के लिए स्टार्टिंग की थी? सर मेरा लॉन्ग रन का ही प्लान था इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो जैसे हमने कंपनी सेटअप की, शुरू में हमने 2021 के अंदर प्रोप्राइटर फर्म थी और अभी 2023 में हम इसको प्राइवेट लिमिटेड में आ गए हैं। पहले हमारे पास कोई ग्रांट नहीं था। आज के टाइम हमने गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिला है और अलग-अलग जगह पे हमने प्रेजेंट भी किया है, कोटा के अंदर भी, आईआईएम काशीपुर में भी, अभी हम आईआईटी खड़गपुर के अंदर इनक्यूबेटेड भी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू, वहाँ से भी हमें चीज़ें मिलती रहती है। पूषा कृषि, और गवर्नमेंट का भी बहुत समर्थन रहा है हमें इसमें, और लोगों ने भी काफ़ी समर्थन दिया है। और हम भी लोगों को आज के टाइम जिसने हमें सिखाया, तो हम आगे लोगों को सिखा रहे हैं,
तकरीबन आज हमने 40 या उससे ज़्यादा अधिक लोगों को इसके बारे में बताया है, और आगे आगे इनको और भी आगे हम बता रहे हैं। मैं बात करूं जिस प्रकार से ये शहद की बोतलें हैं, जी आपने अपनी पैकिंग की हुई है, लेकिन इससे पहले आप क्या करते थे? कैसे शहद तो बेचते थे और ये पैकिंग कब से शुरू की? सर, इससे पहले हम जो शहद निकालते थे वो हम बकेट्स में निकालते थे। हुँ। जैसे जो हमारा जो प्लांट होता है पूरा पूरा, वहाँ पे शहद निकला, उसको निकलने के बाद हमने आगे बकेट में भर देते थे, और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर होलसेलर हैं हम उनको देते थे। लेकिन 2021 में लॉकडाउन के बाद में हमने अपनी खुद की पैकेजिंग की, हमने इसका ट्रेडमार्क लिया, एफएसआई लाइसेंस लिया, जीएसटी लिया। तो सारे के सारे जो पूरा का पूरा एक जो तरीका होता है, हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, और आगे इसके लिए हम आगे और इसी के अंदर आगे काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं में एक चीज़ है जानकारी। आजकल जानकारी ईज़िली मिल जाती है पढ़े लिखे युवाओं को। शायद इसी वजह से कंपनियों का विस्तार हो रहा है। हमारा देश स्टार्टअप्स में बहुत आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। एक तो ये होता है कि हम कहीं नौकरी जाके लग जाएं, दूसरा ये होता है हम किसी को रोज़गार दें। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत समर्थन में हूँ कि हम रोज़गार बनाने चाहिए। मैं वापस गांव में आकर के आज मेरे पास तकरीबन 15 लोगों की टीम है, और आगे मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे और बढ़ेंगे और गाँव के अंदर और रोज़गार पैदा करेंगे। तो मैं इस चीज़ को ये भी कहता हूँ कि बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। वापस अपने गाँव की तरफ आकर के, गाँव में अभी लोग जो पुराने लोग हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उनको ना अभी ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग, इसके अलावा एग्जीबिशन क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, और वापस गांव में आकर के उन्हें आगे आगे मोटिवेट करना, उन्हें चीज़ों के बारे में बताना, वो करना चाहिए, और नौकरियां ऐसे बढ़ानी चाहिए गांव में ही। हमारा जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हम निकले हैं, वहाँ पे अकॉर्डिंग सारी सारी चीज़ें हमें वहीं से करनी चाहिए। मैं बात करूं 2014 से पहले के स्टार्टअप्स पहले भी थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद स्टार्टअप्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी आती है नॉलेज की, उन तक स्कीम पहुंचने की, या फिर स्टार्ट करने के लिए जो लोन्स अमाउंट्स वगैरह हैं उनकी। तो आपने ये सारी चीज़ें मिली हैं? जी सर, हमें अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट से हमें 22 लाख का ग्रांट मिला है। इसके अलावा हमें एग्जीबिशंस में अलग अलग मौका मिला है। कभी हम कोटा थे, कभी दिल्ली, कभी कहीं अलग अलग जगह पे। अभी हम जैसे हैदराबाद भी जाएंगे, दिल्ली, और अलग अलग जगह पे हम फ्यूचर इवेंट भी करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट हमें काफ़ी सपोर्ट करती है। और इसके अलावा जो हमारे जो HAU है, इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ से हमें काफ़ी समर्थन मिलता है। पूषा कृषि, दिल्ली IARI, वहाँ समर्थन मिलता है। अभी जैसे IIT खड़गपुर ज्वाइन कर रखा, वहाँ पे रिसर्च वाला भी है। तो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का सपोर्ट मिलता रहता है। एक मिनट, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन बोतलों का कलर दिखा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अगला सवाल है मेरा वो है कि कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये शहद के अलग अलग कलर्स क्यों हैं? क्योंकि जो हम मार्केट से लेते हैं शहद एक ही कलर का मिलता है और लगभग वो पिघला हुआ रहता है, लेकिन यहाँ कुछ देख रहा हूँ जमा हुआ है। जी बिल्कुल। अभी जो मार्केट में शहद मिलता है, तो लोग जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वो शहद को गर्म कर देती हैं, तो उसमें उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन शहद में क्या होता है, जो अलग-अलग फूल है, क्योंकि मधुमक्खियाँ फूल के ऊपर जाएँगी, वहाँ से शहद लेके आएँगी। तो अलग-अलग जिस फूल पे मधुमक्खी जाएगी, जैसे सरसों के फूल पे गई, तो वो शहद सरसों का बनेगा। बेरी पे गई, बेरी का बनेगा। लीची पे गई, लीची का बनेगा। तो उसके हिसाब से जो फूल पे गई मधुमक्खियाँ जाने के बाद, वहीं से जो शहद आएगा, वही बनेगा। तो इसी की वजह से अलग-अलग कलर है। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग-अलग हैं। किसी से आपको मतलब जैसे वेट गेन होगा, किसी से लूज़ होगा, किसी को आप अगर डायबिटिक है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबके फ़ायदे भी अलग-अलग हैं, कलर भी अलग-अलग है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ जमे ज़्यादा हुए हैं, जी। जैसे सरसों का शहद है वो ज़्यादा जमता है। मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार सारे शहदों के बारे में एक-एक छोटा-छोटा बता दें। जी बिल्कुल। ये मैं हाँ, जैसे ये फॉरेस्ट शहद है, हुँ। ये जंगल से निकाला गया है। इसके बाद में ये वाला तुलसी का शहद है, तुलसी हम राजस्थान से निकालते हैं। इसके बाद ये शहद तुलसी का है। हुँ। तुलसी की जो खेती है वो राजस्थान में होती है। तो वहाँ पे जाकर के हम हमारे बॉक्सेस को वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ से शहद निकालते हैं। इसके बाद ये जो वाला शहद है जो आपको देख रहे होंगे पूरा वाइट कलर का है, ये सरसों का शहद है। ये मार्केट में बहुत कम मिलता है और ये सबसे ज़्यादा जमता है। इसमें जमने का जो कारण है, इसमें जो ग्लूकोज का अमाउंट है ज़्यादा है, इसकी वजह से जमता है। ये वाला शहद है रोजवुड, रोजवुड यानी कि शीशम, जिसकी हम जो लकड़ी होती है वो शीशम की, उससे जो फूल निकलता है वैसा। इसके बाद ये लीची, लीची हम उत्तराखंड से निकालते हैं। उत्तराखंड में बाग होते हैं लीची के, हम वहाँ पे हमारे बॉक्सेस को लेके जाते हैं। हमें टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे हमारे बॉक्सेस को लेके जाना पड़ता है। ये कश्मीर अकेशिया है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कलर होता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी लाइट होता है। और जो जैसे लीची का शहद था तुलसी का, तो उनमें उनकी खुशबू भी होती है, क्योंकि जो फूल वाला जो है उसके हिसाब से वैसा चीज़ें होती हैं। ये वाला शहद है अजवाइन का, अजवाइन की खेती भी राजस्थान में होती है और हमें वहाँ पे हमारे बॉक्सेस को लेके जाना पड़ता है।
यूकलिप्टस यानी कि सफ़ेदा, जो आपने देखे होंगे नहर के साइड में बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो, और इसका शहद सबसे कम जमता है। इसमें फ्रुक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, और ये लगभग तकरीबन आप ये मान सकते हैं सभी जो शहद है उसमें सबसे ज़्यादा जो मीठा शहद होता है वो यही होता है। तो शहदों की इतनी जी, वैरायटी। सीडर यानी बेरी, तो ये राजस्थान में जो हम बेर खाते हैं वो इसका शहद है। और मल्टीफ्लोरा, जहाँ पे एक साथ कई सारे जो फूल लगे होते हैं वहां से जो शहद निकलता है वो मल्टीफ्लोरा। तो ये तो हमारे पास ये वाले शहद हैं, ऐसे ही और भी शहद होते हैं। तो कितनी वैरायटी टोटल आपके पास है, क्योंकि मार्केट हमारे में पास देखते हैं तो एक ही वैरायटी दिखाई सर देती है। अभी हमारे पास 13 अलग अलग फूलों के शहद है। इसके अलावा हमारे पास बी पोलन भी है, कोम्बनी भी है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ये होता है सर कोम्बनी। ये सिर्फ जो सुपर बी बॉक्स होता है सिर्फ उसी से निकलता है। मतलब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हैं हम, सिर्फ बढ़िया जो क्वालिटी का शहद होता है वो निकालते हैं, वो सिर्फ सुपर बी बॉक्स में निकलता है। और जो छत्ते वाला जो शहद है वो कोम्बनी, जैसे रानी मक्खी है वो बच्चे पैदा करती है, वो ऊपर जा नहीं पाती, हम बीच में कोई एक्सक्लूडर लगाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद उससे जो शहद निकलेगा उसमें सिर्फ पोलन होगा और शहद होगा, तो वो कोम्बनी बोलते हैं उसको। मैं बात करूं शहद के फ़ायदे क्या क्या हैं। कई बार शहद मीठा होता है, मेरा दूसरा सवाल इसी में है, शहद मीठा होता है, डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं वो खा नहीं पाते हैं, जो लोग जिन्हें शुगर की बीमारी है इत्यादि, वो मीठे की वजह से खा नहीं पाते, तो उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है? सर हमारे पास उनके लिए अजवाइन का शहद है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अजवाइन खा सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही शहद हमारे पास, वो अजवाइन का है। बाकी शहद वो नहीं खा सकते क्योंकि उनमें भी मिठास होती है काफ़ी, बट जो अजवाइन वाला शहद उसमें काफ़ी कम होती है, तो वो इनटेक कर सकते हैं उसका। यदि हनी से मैं बीमारियों की बात करूं या फ़ायदों की बात करूं तो कौन से फ़ायदे हैं? सर हनी जैसे आप उसको खा भी सकते हैं, तो उसमें आपके पेट की जो समस्याएं हैं वो भी कम होती हैं। इसके अलावा किसी गले में खराश है, जैसे आपको भी खांसी आ रही थोड़ी थोड़ी, तो वो भी कम होती है। इसके अलावा लोग इसको एज ए फेस पैक भी यूज़ करते हैं, मुंह पे भी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं, आंखों में भी डालते हैं। तो ये तो आपको पता है सर, एक प्राचीन है ये चीज़ और बहुत टाइम से चल रही है। ये ना ये खराब होती, ना इसके अंदर कोई दिक्कत आती, तो जितना आप इसका इंटेक करेंगे उतना ही फायदा करती है। ये लोग मोटापा कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसको तो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। इसके अलावा जो वो हैं, जो कई सारे लोगों जो डॉक्टर हैं वो उनको दवाइयों के साथ भी देते हैं। और जी, यदि मैं बात करूं तो जो शहद शहर से हम लेके आते हैं वो लगभग 6 महीने में 7 महीने में ख़राब हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो शहद होता है मैंने सुना है लाइफ टाइम चलता है। जी सर, हमारा जो शहद है हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखते हैं, उसके पीछे एफएसआई की गाइडलाइंस है, वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। वैसे शहद कभी ख़राब नहीं होता अगर उसका मॉइस्चर 20 तो हमने गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम रिफ्लेक्टोमीटर यूज़ करते हैं, उसमें 18 या उससे कम मॉइस्चर का शहद निकालते हैं, वो आपका कभी ख़राब नहीं होता। उसको आप रो हनी की तरह सेल कर सकते हैं, वरना तो आपको अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसे गर्म भी करना पड़ेगा उसका मॉइस्चर कम करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए वैसा शायद निकाल लेते हैं, फिर उनको गर्म करना पड़ता है और अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस के लिए मार्केट प्लेस खड़ा करना, तो वो कैसे किया आपने? सर उसके लिए हमने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जैसे हम अलग अलग इवेंट्स में गए, जैसे कभी कोटा गए, कभी IIM काशीपुर गए, और इसके अलावा HEU में भी, और जहाँ जहाँ पूरे इंडिया के अंदर हैदराबाद वगैरह में जहाँ भी जो मेले लगते हैं हमने उनमें पार्टिसिपेट किया। वैसे तो हमने ऑनलाइन चीज़ें की है, नहीं ऑफलाइन चीज़ें की हैं, और ऑनलाइन के लिए हमने अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, इंडिया मार्ट पे, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। और लोगों को आगे बढ़ावा देने के लिए हम फेसबुक पे भी हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हैं कि लोगों को पता भी चले और लोगों को समझ आए। हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो शहद का जमना है, अलग अलग फूलों का है, वो चीज़ों को लोगों को पता चले। इसके बाद हम आगे चीज़ें ऑर्गेनिक में भी आ रहे हैं, तो हमने अभी 5 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट कर दी है जैविक भारत के लिए। उससे हम अपना सरसों का तेल भी निकालेंगे, आगे और भी चीज़ों में जाएंगे, मिलेट्स के अंदर भी। जी, यदि हम बात करें तो लगभग कंपनी जब भी बात करते हैं वैल्यूएशन पे चलती है, तो 2021 में आपने प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की, 2023 में प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर दिए, तो आज यदि बात करें आज की वैल्यूएशन क्या है? सर जैसे हम अभी कुछ टाइम पहले हम IIM काशीपुर गए थे, तो हमने, आप वैल्यूएशन वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने 22 लाख के लिए सिर्फ 2% देने का उस टाइम वो किया था। तो हम जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए हम IIM काशीपुर गए थे, तो वहाँ पे हमने उस टाइम की वैल्यूएशन उसी के अकॉर्डिंग की थी, तब उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 22 लाख 2% के हिसाब से। तो जो युवा आगे आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और आपको इसमें क्या स्कोप नज़र आता है? लास्ट जो आगे है क्या प्लानिंग है आपकी? सर आगे मेरी फ्यूचर प्लानिंग पूरा का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की है, कि जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ शहद ना हो, शहद के अलावा जैसे आपको मैंने बताया था सरसों का तेल हमने स्टार्ट कर दिया, नारियल का तेल, गुड़, शक्कर, इसके अलावा जो हमारे मिलेट्स हैं जैसे बाजरा, ज्वार, वो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। इसके बाद गेहूँ,
इसके अलावा चना, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे पूरा पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे कि लोग यहाँ पे, हम रूरल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ पे आ करके आप वहीं से लेंगे तो आपको विश्वास ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ से जो चीज़ निकलती है, मैं ये चाहता हूँ कि लोग शहरों से बाहर निकल करके गाँव में ही आए, जहाँ पे पैदावार होती है वहीं से वो खुद भी करें। अगर आपको हमें कोई फ्रूट लेना है या कोई वेजिटेबल लेना है तो हम उसको यहीं उगाएंगे, आप यहीं पे आकर के खुद तोड़िए और खुद लेके जाइए। जी, इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत शायद 2009 के आसपास की थी, तो उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो आपने शुरुआत कब की थी इसकी? 2009 में शुरुआत करी थी जी। किस प्रकार से की थी? खेती मैं वैसे खेती करूँ जी, फिर मैं मधुमक्खियाँ बॉक्स ले आया, तो मधुमक्खियाँ बॉक्स शहद निकाल लिया करते, खेत में रखा करते, तो जो कच्चा माल होया करता बाल्टियाँ में डाल के ना आड़े दे दिया करते, जो भी आंदा वो पीछे हमने दे देंदा। फिर मक्खी जिस तरह ऑफ सीजन में यूपी, राजस्थान, उल्टी गाँव में 3 जगह चक्कर कटाया करता उस टाइम में। फिर मेरा लड़का आई आगे बढ़ा दिया उसने, भाई यूपी भी ले जाए, उत्तराखंड और जगह जिसने ज़रूरत हो उड़ लीजिए। यदि मैं बात करूं विशाल के आने से इस कारोबार में आपको कितना बेनिफिट हुआ है? मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, नहीं बेनिफिट नहीं और मैं नौकरी कौन छोड़नी नहीं जी, मैं नहीं हुआ नौकरी करे, तो हमने इसमें ठीक लग गया, वहाँ पे अपना धंधा कराएंगे और लोगों ने भी नौकरी देवाएंगे, तो संतुष्ट हूँ मैं। वापस आते हैं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं नौकरी कर, जैसे इन्होंने भी कहा, क्योंकि नौकरी हमारे यहाँ एक पेशा ऐसा माना जाता है जिसमें इंसान घर ना रहे, बाहर चाहे 10,000 की नौकरी करता हो तो लोग वैल्यू मानते हैं, घर का चाहे लाख कमा लो आप वैल्यू नहीं मानते हो। ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि काफ़ी लोगों की मानसिकता है। और ये सर आखिरी 2-3 सवाल करके मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो। एक तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, तो हरियाणा से यूपी आप लेके जाते हो मक्खियाँ? क्योंकि हम यहाँ पे जैसे अभी हम जैसे सरसों के सीज़न में हम यहाँ पे थे, हरियाणा के अंदर जो हमारा गांव है गोरछी, यहाँ पे थे। इसके बाद अभी हम हैं यूपी के अंदर, यूपी में अभी जामुन का शहद निकल सकता है। इससे पहले हम राजस्थान में थे, वहाँ पे बेरी का निकलता है, सीडर। इससे पहले वहाँ पे अजवाइन की भी खेती होती है, तुलसी की भी। उससे पहले कुछ टाइम पहले हम उत्तराखंड में थे, तो हमें टाइम टू टाइम कभी उत्तराखंड, कभी जितने भी आसपास के जो नॉर्थ वाले एरिया है, हम साउथ में तो जा नहीं पाते, क्योंकि उसका एक तो ये आपको बता दें कि मधुमक्खियाँ सिर्फ हम रात को ट्रैवल कर सकती हैं, मतलब हमें बॉक्स के अंदर उनको बंद करके रात को लेके जा सकते हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें ले जाने का फ़ायदा ही नहीं होगा, तो हम साउथ में कभी लेके नहीं गए। लेकिन जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, अपना हरियाणा, यूपी, इसके अलावा कश्मीर, हिमाचल, तो वो सारा का सारा एरिया हम कवर कर लेते हैं। मक्खियों का काटने का कितना डर रहता है? क्योंकि अक्सर लोगों के आंखें हमने सूजी हुई देखी है। सर जैसे एक बार मधुमक्खी काटती है तो आप ये मान लीजिए एकदम से गोली लग गई, लेकिन वही है, अब कुछ पेन होगा तो कुछ गेन होगा, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचे, उसके लिए हम ये पूरा आगे चीज़ें कर रहे हैं। रिस्क कितना है इस, यदि काम करता है कोई नया किसान आता है, काम करना शुरू करता है, उसके पास 1 एकड़ है, तो लगभग कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है? सर जैसे आप 1 एकड़ का बोल रहे हो, तो इसमें ज़मीन की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके पास अगर बॉक्सेस हैं तो या तो आप किसी मतलब जो पहले भी कीपर है उनसे ले सकते हैं, या फिर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ले सकते हैं, जैसे IBDC रामनगर है, वहाँ पे बॉक्सेस मिलते हैं, तो किसी से भी बॉक्सेस ले सकते हैं। बॉक्सेस को लेने के बाद मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि 1 साल में जो आपने पैसे लगाए हैं आप वो तो वापस कमा ही लेंगे, उसके अलावा उसके साथ साथ मुनाफा होगा ही होगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ ऐसे जीव है वो आपको फ़ायदा देंगी ही देंगी। अगर आप अच्छी नीयत से काम करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा ही होगा। और मैं कहूँगा अगर कोई किसान है तो उसको ये करना चाहिए, ये उसको एज ए एडिशनल इनकम मिलेगी, तो मैं तो कहूँगा कि उसको करना चाहिए। खेती की बात करें, आपने कहा ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो किस प्रकार इन्हें रखना पड़ता है? और इसके साथ क्या उसी किले में उसी ज़मीन पर खेती भी की जा सकती है? जी सर, अगर मैं आपको सबसे लास्ट वाला सवाल पहले लूँगा कि खेती की जा सकती है क्या? तो जिस खेत के आसपास, जैसे मधुमक्खी का जो दायरा होता है सर्कमफ्रेंस, वो 2 किलोमीटर का होता है, तो जिस जगह पे मधुमक्खियाँ लगाई जाएंगी वहाँ पे आप ये मान लीजिए जो प्रोडक्शन अगर 100 किलो होता था वहाँ पे, तो वो 110 हो जाएगा, मतलब वो उसको बढ़ावा कर देंगे, 10% का इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन में, जैसे वो पॉलिनेशन करेगी उससे बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा आपका जो सवाल था कि खेती की रिक्वायरमेंट मतलब ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मतलब जहाँ पे हम जा करके जैसे जिस खेत में भी लगाएंगे उसको फ़ायदा मिलेगा, तो उनको आप किसान को समझा सकते हैं और वहाँ पे बॉक्स लगा सकते हैं। मतलब बॉक्स का साइज़ तकरीबन इतना ही होता है, तो बिल्कुल यहाँ से एक ये वाला बॉक्स और इससे दूसरा बॉक्स इतने बिल्कुल पास मतलब 2 फीट का अगर डिस्टेंस है तो वहाँ पे बॉक्स लगा सकते हैं। तो एक छोटे से एरिया के अंदर आप बहुत सारे बॉक्स लगा सकते हैं और आगे चीज़ें प्रोसीड कर सकते हैं।
यदि मैं बात करूं तो युवाओं को क्या चाहेंगे, क्योंकि आप भी खुद एक आर्किटेक्चर की लाइन से आए हो, तो युवाओं को क्या कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करके खेत काम करें या फिर 10वीं 12वीं के बाद कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड करके इस फील्ड में आए? सर मेरा मानना ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी ही चाहिए। जैसे मैंने दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है आर्किटेक्चर के अंदर, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जो जिन लोगों से मिला, वहाँ से जो मुझे नॉलेज मिली है, वो अगर आप 10वीं पास होते तो आपको कभी नहीं मिलती। इसके बाद में जो मैंने मास्टर्स की है वो अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में, वो भी इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से जो एसपी भोपाल है वहाँ से की। तो वहाँ पे जो एक माहौल होता है, मतलब सारा जो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसान और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो चीज़ें ऐसे नहीं कर पाए, उसके पीछे कारण यही है। तो मैंने पढ़ाई की, मुझे वहाँ पे माहौल मिला, मैंने ये चीज़ें देखी कि आप खुद का करें और कैसे कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो पैकेजिंग है वो सस्टेनेबल है, ग्लास के अंदर पैकेजिंग है, तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं उसी के रिगार्डिंग रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई से सीखने के बाद जब चीज़ें समझ आ जाएँ उसके बाद आपको और चीज़ें करनी चाहिए। पढ़ाई एक नेसेसिटी है। यदि मैं बात करूं तो सरकार की कमी कितनी खलती है कि सरकार सुविधाएं नहीं दे पा रही है या दे पा रही है, आप क्या कहेंगे? सर हमें तो अभी फ़िलहाल सरकार से काफ़ी मतलब चीज़ें मिल रही हैं, ग्रांट भी मिल रहा है, और भी जो अलग अलग स्कीम्स के अलावा भी हमें अलग अलग एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट का मौका मिलता है। तो वो तो इंसान के खुद के ऊपर होता है कि वो कितना करना चाहता है। अगर आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे सीधा सीधा तो आपको अलग अलग रास्ते मिल ही जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ की खोज में निकले हैं तो आप पा ही लोगे। मतलब आपको साफ नीयत से और मेहनत करनी होगी। मेहनत अगर आप किसी चीज़ में करेंगे तो आप सफलता अवश्य पालेंगे। जी, तो किसानी जो एक सिर्फ मरू का एक जरिया होता था या नुकसान का जरिया आप कह सकते हैं, आज वो कहीं ना कहीं फ़ायदे का जरिया होता नज़र आ रहा है। और मैं बात करूं बिजनेसमैन की, तो बिजनेस पहले अलग फील्ड में होते थे, एग्रीकल्चर में कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन आगे जो फील्ड है जो मैं देख पा रहा हूँ, जो अपने नज़रिए से मैं समझ पा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा इंडस्ट्री होने वाली है जिसमें आपको नौकरियों की कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तक बिजनेस लाइन इससे दूर थी एग्रीकल्चर से, लेकिन अब धीरे धीरे जो बिजनेस है एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वहाँ से छोड़ के आइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए। नए युवाओं से मेरा आह्वान है, नए युवाओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी खेती है, हमारे देश को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, किस खेती की वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहीं ना कहीं आगे चलकर वो चीज़ हम वापस देखने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश नहीं विदेश भी यहाँ पर आपको खेती के लिए कहते हुए नज़र आएंगे। जहाँ पर विदेशों में आप साइकिलिंग के लिए अलग से जगह देखते हैं, वहीं आगे जाके मुझे लगता है कि इस देश में किसान के लिए भी रिस्पेक्ट नज़र आएगी आपको। जहाँ आज किसान रोडों पे रुलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं किसान आपको ऑफिसेज में बैठा नज़र आएगा, उसको इज्जत मिलती नज़र आएगी। फ़िलहाल मेरा यही कहना है, और आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।